हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम मिस्ट्री। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी को। आज की हमारी स्टोरी एक अजीब मर्डर मिस्ट्री है जिसे पुलिस को सुलझाने में 13 दिन लगे। इन 13 दिनों में 20 पुलिस अफसरों की टीमों ने जांच की, 15,000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, 14,000 जीन्स और 1200 टाइटन घड़ियों में सुराग की तलाश की गई, फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें आपको लगेगा कि शायद कातिल ये है, शायद कातिल ये है। जिसमें पुलिस को भी कई बार ऐसा लग रहा था कि अब उनको कातिल मिल चुका है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं था। और अंत में जब ये मिस्ट्री सॉल्व हुआ तो सब के सब हैरान रह गए। तो आइए देखते हैं कि ये मर्डर मिस्ट्री है क्या। बात है 2019 की। 31 जुलाई की सुबह लगभग 5 बजे एक किसान जिसका नाम था मुनी राजू बैंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही सैर कर रहा था। पास की सड़क पे उसने एक लड़की की लाश देखी। जब उसने लाश देखी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने पास जाकर देखा तो लड़की का चेहरा बिल्कुल कुचला हुआ था, चारों तरफ से खून बिखरे पड़े थे। पास में कुछ ईंट के टुकड़े भी थे जिससे ये पता लग रहा था कि शायद ईंट से ही उसका चेहरा कुचल दिया गया है। अब तुरंत इस घटना की सूचना बैंगलोर पुलिस को दी गई और थोड़ी ही देर बाद बैंगलोर की पुलिस उस स्थान पर पहुंच गई और अपनी जांच शुरू की। जब क्राइम स्पॉट पर जांच की गई तो पता चला कि लड़की के सिर पर ईंट से कई बार हमला किया गया। यही नहीं, उसके शरीर पर बहुत सारे चाकू के भी निशान थे। ये काफी अजीब था कि एक ही हमले में चाकू और ईंट दोनों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि घटनास्थल पर कोई और सामान नहीं मिला, ना ही लड़की का पर्स, ना कोई बैग, ना कोई आइडेंटिटी कार्ड जिससे ये पता लगाया जा सके कि लड़की आखिर है कौन। अब फॉरेंसिक जांच में पता चला कि वहां से एक कार निकली थी, तो शायद वहां से टायरों के निशान के जरिए कातिल तक पहुंचा जा सके। अब सीसीटीवी फुटेज निकाला गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर प्लेट सही से नहीं पढ़ा गया। अब पुलिस के सामने कुछ भी नहीं थी, कोई सुराग नहीं। कातिल कौन है ये तो बहुत दूर की बात है, अभी कत्ल हुआ किसका है ये भी एक पहेली थी। तो पुलिस का सबसे पहला काम था कि उस लड़की की पहचान करना। पुलिस ने देखा कि जब कोई आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी ऐसा नहीं है उसके आसपास जिससे कुछ भी उसकी पहचान की जाए, तो पुलिस ने उस लड़की की पहनावे की तरफ ध्यान दिया। पुलिस ने देखा कि उस लड़की ने ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट और उसके हाथ पे एक टाइटन की महंगी घड़ी थी। इससे साफ था कि लड़की एक अच्छे घराने की है, एक वेल टू डू फैमिली की है। तो पुलिस ने सोचा कि बहुत ज़्यादा लोग इस देश में नहीं होते हैं जो इतनी ब्रांडेड और इतनी महंगी चीज़ें यूज़ करते, इतने महंगे कपड़े पहनते, इतनी महंगी घड़ियाँ यूज़ करते हैं। तो पुलिस ने अब सामने अपने कुछ ऑप्शंस रखे जिस पे वो काम कर सकते थे, जिससे लड़की की पहचान की जा सकती। पहला तो ये कि लड़की ने जो ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट और टाइटन की घड़ी खरीदी वो कहाँ से खरीदी, कब खरीदी है। अगर पुलिस ये ढूंढ लेती है, ये पता लगा लेती है, तो शायद उसकी पहचान की जाए। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि एयरपोर्ट में ये पता लगाया जाए कि क्या किसी महिला की फ़्लाइट मिस हुई है पिछले कुछ 2-3 दिनों में। उनके पास एक ऑप्शन ये भी था कि आसपास के थानों में ये पता लगाया जा सके कि क्या किसी महिला के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एक ऑप्शन उनके पास चौथा ये था कि जिस टायर के निशान वहाँ मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज से और पता लगाया जाए, शहर के और सीसीटीवी फुटेज से ये पता लगाया जाए कि वो कार किसकी है। इसी तरह से जांच के लिए कुल 20 पुलिस वालों की टीम तैयार की गई। इसी दौरान ये पता चला कि जिस ब्रांड की जीन्स उस लड़की ने पहनी थी उसकी कुल 14,000 जीन्स पूरे देश में बिकी थी और इनकी बिक्री हुई थी दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा नंबर था, तो पुलिस ने ये सोचा कि अब
जिस साइज की जीन्स उस लड़की ने पहनी थी वो कितनी बिकी है इसका पता लगाया जाए। इससे ये पता चला कि उस साइज की टोटल 800 जीन्स बिकी है। इसी तरह से अब नंबर 14,000 से घट के 800 पर आ गई है। अब पुलिस ने उन सारे 800 लोगों के डिटेल्स निकालने शुरू किए। उसके बाद पुलिस को जब सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल गए तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में उस लड़की की फ़ोटो और डिटेल्स के साथ मैसेजेस भेजने शुरू किए। कई लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने बताया कि नहीं, उन्होंने नहीं ख़रीदा है या वो उस लड़की को नहीं जानते हैं। कई सारे नंबर्स तो नॉट रीचेबल आते थे या स्विच्ड ऑफ आते थे। तो पुलिस को इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। पुलिस की एक और टीम जो टाइटन घड़ी पे काम कर रही थी, उनको ये पता चला कि इंडिया में कुल 1400 घड़ियाँ ऐसी बेची गई हैं जो उस लड़की ने पहनी थी। पुलिस ने उन सभी लोगों के भी नंबर्स निकाले और उनसे भी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए संपर्क किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अब एक टीम जो सीसीटीवी फुटेज पे काम कर रही थी कि वो जो स्विफ्ट कार है उस एरिया से गुजरी है, क्या उसे किसी ने देखा है, लेकिन वहाँ से भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ क्योंकि नंबर प्लेट जो है वो देखा नहीं जा सका था। पुलिस को हर तरफ से निराशा ही मिल रही थी। इतनी मेहनत के बाद भी उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी पर पुलिस ने सोचा क्यों ना एक बार डेड बॉडी की जांच फिर से की जाए, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। अब जब वो वहाँ गए और फिर से डेड बॉडी को अच्छी तरीके से देखा तो उन्हें उस लाश के शरीर पे एक निशान मिला, एक टैटू का निशान मिला। टैटू पे एस लिखा था। अब पुलिस को लगा शायद इस लड़की का नाम एस से शुरू होता हो। अब उनके लिए लगा एक आसानी का मामला है कि जिससे जो भी वो जीन्स के ख़रीदारों को या टाइटन घड़ी के ख़रीदारों को ढूंढ रहे हैं वो अब एस नाम के लोगों को ढूंढे ताकि वो उन्हें आसानी से पता लगाई जाए। अब टाइटन घड़ी खरीदने वालों की कुल 115 संख्या सामने आई जिनका नाम एस से शुरू होता था। पुलिस ने फिर से उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। एयरपोर्ट पे भी इधर 3 दिन से पुलिस काम कर रही थी, लेकिन वहाँ से भी पता लगा कि कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जिनकी फ्लाइट मिस हुई है। हर एंगल से पुलिस ने जांच किया, लेकिन उस लड़की की पहचान का कोई सुराग नहीं मिला। अब समय बढ़ता जा रहा है, बनने वाली लड़की की पहचान अब तक नहीं हुई है। ये एक ऐसी चुनौती बन गई थी जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर गई, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था। अब 7वें दिन की जांच के दौरान पुलिस की टीम को एक क्लू मिलता है। एक कांस्टेबल को एक कॉल आता है जिससे ये पता लगता है कि पास के ही एरिया में, एयरपोर्ट के पास के ही एरिया में एक महिला का मर्डर हुआ है और उसका मर्डर उसके ही पति ने किया है। अब पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और उनको लगता है कि शायद ये मिस्ट्री अब सॉल्व होने वाली है। तुरंत उस जो भी खबरी ने, जिस मुखबिर ने उसको खबर दी थी, उसके ज़रिए वो उस आदमी के पास पहुंचते हैं और उससे पूछताछ की जाती है कि उसने क्यों मारा। तो पता लगा कि उस महिला और उसके पति के बीच काफ़ी अनबन होती थी, तो लड़ाई झगड़े में ही गुस्से में आकर पति ने उसका कत्ल कर दिया। अब पुलिस ने बोला कि ये तो जुर्म कबूल कर रहा है, लेकिन जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी, जब तक ये वेरीफाई ना करे, तब तक तो यहाँ पे केस बन नहीं सकता। अब पुलिस ने उसे उस जगह तक लेकर चलने के लिए कहा और उसे उसके साथ चलते गए। पुलिस जब उसके साथ एयरपोर्ट पहुंची तो वो कहता है कि नहीं, मैंने अपनी वाइफ की डेड बॉडी को यहाँ नहीं फेंका है। वो दूसरा रास्ता लेकर जाता है। अब पुलिस चौंक गई कि उनको डेड बॉडी तो एयरपोर्ट पे मिली है, तो डेड बॉडी जहाँ उसने फेंका है वहाँ से एयरपोर्ट तक किसने लाया? और यहाँ पे कातिल को अब कुछ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने तो जुर्म कबूल कर लिया अपना। अब वो आदमी पुलिस को जहाँ लेकर जाता है, एक झाड़ियों के बीच जाकर वो देखता है कि उसकी पत्नी का लाश वहीं पे फेंका गया। पुलिस डेड बॉडी को देखती है और फिर से सर पे हाथ रख लेती है, ये तो कोई और ही डेड बॉडी है।
ये तो वो महिला नहीं है जो उनको मिली थी एयरपोर्ट से। अब पुलिस को लगता है कि चलो इसी बहाने एक और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई, उसकी जांच की गई। लेकिन पुलिस के सामने अभी भी ये चुनौती वही की वही अटकी हुई थी कि ये लड़की है कौन, इसका कत्ल हुआ है, इसका कातिल कौन है, इस कत्ल के पीछे का मोटिव क्या है। तो बात फिर से घूम फिर कर वहीं आकर रुक गई। अब बैंगलोर पुलिस की टीम जो दिन रात काफ़ी ज़्यादा काम कर कर के थक चुकी थी, उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लग गई थी। इसी दौरान बैंगलोर पुलिस के इंस्पेक्टर राममूर्ति के पास पिछले 10 दिनों से कोलकाता पुलिस की तरफ से बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन इन तमाम उलझनों के कारण उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया था। फ़ोन होने का असली कारण ये था कि 1 महीने पहले ही बैंगलोर पुलिस इंस्पेक्टर राममूर्ति ने एक गोल्ड चोरी करने वाले कार्तिक नाम के एक चोर को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। इस कार्तिक ने बेंगलोर में दर्जनों चोरियां की, जिसमें लगभग 50 लाख का सोना इसने चोरी किया था। कोलकाता पुलिस को ये शक था कि शायद इस गोल्ड चोर का नाम बेंगलोर के और भी चोरियों में शामिल है, तो ये उसे रिमांड पे लेना चाहती थी। इसलिए बार बार कोलकाता पुलिस अफसर ने राममूर्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अब एक दिन थककर राममूर्ति ने फ़ोन उठा लिया और फिर उन्होंने अपनी परेशानी की वजह बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें एक लड़की की लाश मिली है जो शायद नॉर्थ इंडियन दिखती है। उन्होंने कहा, हम लोगों ने 15,000 से ज़्यादा लोगों की जांच की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, ना कोई मिसिंग रिपोर्ट मिली है। तभी कोलकाता पुलिस वालों की तरफ से उन्होंने जो बात बताई वो काफ़ी स्ट्रेंज थी। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले एक सुदीप डे नाम के व्यक्ति आए थे थाने में और उन्होंने अपनी पत्नी पूजा डे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी, और वो भी कोलकाता से बेंगलोर ही गई थी और वहीं पे गायब हुई है। अब इस पर इंस्पेक्टर राममूर्ति ने सोचा कि अब इस पे जांच होनी चाहिए, और उन्होंने तुरंत ही कोलकाता पुलिस को उस लड़की की लाश की फ़ोटो भेज दी। ये सब चल ही रहा था कि एक जांच टीम के पुलिस अफसर से दिल्ली को एक व्यक्ति अली ने अचानक संपर्क किया। उस अली ने बताया कि वह घड़ी जिसकी बात चल रही है वह उसने दिल्ली में ख़रीदी थी और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी। इस लड़की का नाम पूजा डे था, जिसे पुलिस खोज रही थी। यह सुनकर पुलिस को एक नई क्लू मिली, लेकिन साथ ही साथ वो शॉक भी हो गई कि एक तरफ से कोलकाता पुलिस ने कंफर्म किया कि सुदीप डे ने अपनी पत्नी पूजा डे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है। इधर दिल्ली का अली कह रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसने गिफ्ट किया है जिसका नाम है पूजा डे। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सुदीप डे की पत्नी है या अली की गर्लफ्रेंड, और दोनों एक ही कैसे हो सकती है। लेकिन दोनों को अब फ़ोटो भेजी गई। फ़ोटो भेजने के बाद दोनों तरफ से, दैट मीन्स सुदीप डे की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से, साथ ही साथ अली की तरफ से भी ये कंफर्म कर दिया गया कि यही पूजा डे है, इसकी लाश है। अब बैंगलोर पुलिस के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर कातिल कौन है, क्या इन दोनों में से कोई हो सकता था। तो बैंगलोर पुलिस ने कोलकाता पुलिस से और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। अब कोलकाता पुलिस ने बताया कि सुदीप डे ने पुलिस की जांच में बताया कि पूजा डे और सुदीप डे की शादी 7 साल पहले हुई थी। उनका अभी तक कोई बच्चा नहीं था। पूजा डे की उम्र करीब 32 साल की थी। वो एक मॉडल थी, इसके साथ ही वो एक इवेंट मैनेजर भी थी। वो दिल्ली और बेंगलुरु आती जाती रहती थी। सुदीप को पूजा के बेंगलुरु जाने की तो जानकारी थी, लेकिन जब उनका नंबर ऑफ आने लगा तो उनको घबराहट होने लगी और फिर जाकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। हालांकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। तो अब पुलिस को जब ये पता चला कि पति पत्नी के बीच काफ़ी अनबन होती थी, तो पुलिस का शक सीधे सुदीप डे पे चला गया। अब ये इसी शक को नज़र में रखते हुए जांच करने लगी। उधर दिल्ली में अली के बारे में भी पता चला, जो शादीशुदा होने के बावजूद भी पूजा डे
को अपनी गर्लफ्रेंड मानता था, उसके साथ एक रिलेशनशिप में था, उसे एक टाइटन की महंगी घड़ी भी गिफ्ट की थी। लेकिन उसने भी बताया कि अचानक उसका फ़ोन बंद होने की वजह से वो भी परेशान था। जब उस तक घड़ी खरीदने वाले को ढूंढने के लिए पुलिस ने उसे कांटेक्ट किया, तो शुरू में वो कुछ परेशान था। फिर उसने खुद ही बताया पुलिस को कि अ, ये उसी ने खरीदा था और उसी ने पूजा डे को गिफ्ट किया। पुलिस के सामने ये दोनों ही शक के दायरे में थे। हो सकता है अली चाहता हो कि पूजा डे उससे शादी कर ले, लेकिन वो अपने हस्बैंड की वजह से शादी नहीं कर रही और इसी खुन्नस में आकर उसने उसे मार दिया हो। तो अभी यही चल ही रहा था। अब इसी दौरान पुलिस को पूजा डे का नंबर भी मिल चुका था। नंबर से पुलिस ने पूजा की कॉल डिटेल्स को निकालना शुरू किया और उसके फ़ोन के और भी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करी। साइबर टीम से ये पता लगा कि मर्डर से एक दिन पहले जब वो फ्लाइट से बैंगलोर पहुंची, तो उसने एयरपोर्ट से एक उबर कैब बुक किया था। इससे वो सीधा सहारा पेविलियन होटल में पहुंची थी। उस होटल में वो रुकी थी। होटल में आने के बाद उसने कैब बुक करके कुछ लोगों से मीटिंग करने के लिए भी गई थी। अब पुलिस उसी होटल में पहुंची जहां पूजा डे रुकी थी। होटल की सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। उससे ये तय हो गया था कि ये पूजा डे ही है। उसकी सारी डिटेल होटल से ले ली गई, कब एंट्री की गई, कब एग्जिट की गई। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रात के 3:50 पर वो होटल से अपना चेकआउट कर चुकी थी। उसी समय एक कैब ड्राइवर उसे लेने आया था। ये वही ड्राइवर था जो दिन में भी पूजा को अपनी कैब से कहीं ले गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस रात में पूजा ने होटल से चेकआउट किया था, उस समय ऑनलाइन कैब की बुकिंग नहीं की गई थी। इससे पुलिस को यह समझ आ गया कि कैब ड्राइवर ने ही साजिश की होगी और बिना बुकिंग के डायरेक्ट पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए हामी भर दी होगी। अब पुलिस को होटल से आने और जाने वाले सीसीटीवी फुटेज से उस ड्राइवर का चेहरा मिल गया था और गाड़ी का नंबर भी। अब क्या था? पुलिस ने जांच के 13वें दिन महज 5 घंटे के भीतर ही कैब ड्राइवर के घर तक पहुंच गई। घर पर ही कैब ड्राइवर मिल गया। उसका नाम था नागेश। वो हेग्रा हाली क्रॉस का रहने वाला था। अब कैब ड्राइवर नागेश से पूछताछ हुई और उसने लूटपाट के लिए पूजा का मर्डर करने की बात को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि बैंगलोर आने के बाद वही पूजा को कैब से होटल तक लेकर आया था। इसके बाद उसने पूजा से थोड़ी जान पहचान कर ली। इसके पीछे की वजह थी कि पूजा के पास एक ट्रॉली बैग और वैनिटी बैग था। लड़की के पहनावे और बातचीत से लग गया था कि वो अमीर घर से है। दूसरी बड़ी बात थी कि वो अकेली ही बैंगलोर आई थी। चूँकि नागेश के भाई ने 2 कारें खरीदी थी, दूसरी कार की ईएमआई भरने में उसे दिक्कत आ रही थी। असल में उसके 2 ईएमआई बाउंस हो गई, इसलिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी उसे। लिहाजा उसने पहले ही पूजा से बातचीत करने के दौरान ही सोच लिया था कि अब वो उसे लूटपाट कर लेगा और ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराएगा, और इसी तरह से पुलिस उसे कभी ट्रेस नहीं कर पाएगी। इसलिए जब देर रात में होटल से निकलना था, तो उसने बुकिंग करने के लिए मना कर दिया और सीधे 1200 रुपये में उन्हें उनके बताए स्थान पर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। यही वजह थी कि घटना वाली रात पूजा ने कैब की बुकिंग नहीं की थी। कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रात में जब वो कैब लेकर पूजा को जा रहा था, तो उसे नींद आ रही थी। चूँकि रात के लगभग 4 बज रहे थे, तो पूजा कैब वालों पर भरोसा करके कार में ही सोने लगी। उसी दौरान मौका देखकर एयरपोर्ट वाले सुनसान रास्ते में नागेश ने कैब को रोक दिया और लूटपाट करने लगा। पूजा ने जब विरोध किया, तो लोहे की एक रॉड से उसने मारा और फिर चाकू से हमले करने लगा। इसी दौरान नागेश ने पूजा के साथ रेप करने का भी प्रयास किया, लेकिन पूजा आखिरी दम तक उसका विरोध करती रही। इसी तरह नागेश भी काफ़ी चोटिल हुआ, लेकिन उसने चाकू से 3-4 बार और हमला किया और रास्ते में ही कुछ ईंट के टुकड़ों से पूजा के सिर पर हमला किया, जिससे पूजा की मौत हो गई। इसके बाद कैब ड्राइवर नागेश ने पूजा को दोनों बैग, मोबाइल फ़ोन और सभी एटीएम कार्ड व सामान लूट लिए। इसे लेकर वो अपने घर आ गया।
पूजा से लूटे हुए बैग और पर्स वो अपनी बहन को गिफ्ट करने की तैयारी में था। उसने पूजा के डिजिटल वॉलेट से 14,000 रुपये भी ट्रांसफ़र कर लिए थे। इस मर्डर को उसने सुबह के 5 बजे से कुछ देर पहले ही अंजाम देकर वो फरार हो गया था। 23 अगस्त 2019 को नागेश की गिरफ्तारी हो गई थी। इस सनसनीखेज हत्या के बाद चिक्कबलपुरा जेल में भेज दिया गया। उसे कभी जमानत भी नहीं मिली। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि 15 मार्च 2021 को इस केस में चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन सितंबर 2021 में ही जेल में फूड पॉइजनिंग के कारण नागेश की मौत हो गई। नागेश की मौत ठीक उस समय हुई जब उसके खिलाफ कोर्ट में सजा की ट्रायल शुरू होने वाली थी, लेकिन उसकी मौत हो जाने से पुलिस ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस तरह 31 जुलाई 2019 की तड़के पूजा की हत्या हुई और उसका कातिल कैब ड्राइवर नागेश करीब 2 साल तक जेल में रहा, लेकिन शायद होने को कुछ और मंजूर था। गिरफ्तारी के 2 साल बाद सितंबर 2021 में ही उनकी जेल में उसकी मौत हो गई। इस तरह बेंगलुरु पुलिस की मेहनत से एक ब्लाइंड मर्डर को आखिरकार सॉल्व कर ही दिया गया। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, और प्लीज़ स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।